गुड मॉर्निंग टू ऑल, हेयर आई अनीता। आप सबका स्वागत करती हूँ आप सबके अपने चैनल बायोलॉजी ब्लॉग्स विद अनीता में। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर जो अब तक सर्च डिसऑर्डर्स हैं जेनेटिक वो 600 हैं। क्लियर? और 600 में इनमें जो टाइप्स ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसको डिवाइड किया गया है मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में, इसमें जो लगभग 50 में से, ठीक है, 50% में से एक को ये डिसऑर्डर होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर या मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं। क्रोमोसोमल्स का जो रेशियो है वो क्या है, 260% में अप्रॉक्स एक को क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है। ये इसका एक एज्यूम रेशियो है, ठीक है, डेटा है कि टोटल 600 जो हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उसमें जो मेंडेलियन डिसऑर्डर हैं 50% में 1% को होता है, और यहाँ 263 है या 260 समथिंग डेटा है, उनमें से 1% को ये डिजीज देखी गई है डेटा में। ठीक है, डेटा कैसे लिया जाता है, एक सैंपल लिया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग डेटा दे दिया जाता है। तो अब हम बात करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब होता है जो जेनेटिकली हो, मतलब दैट ट्रांसमिटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स टू इट्स ऑफस्प्रिंग। तो इन डिजीजेस को जनरली 2 में डिवाइड किया गया है, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर का मतलब ये नहीं है कि ये मेंडल ने खोजी थी या मेंडल ने दी थी, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेंडेलियन पैटर्न को फॉलो करती है, जैसे क्रॉस करवाया था उन्होंने और बोला था डोमिनेंट कैरेक्टर ऐसा होता है वैसा होता है। ठीक है, तो उस चीज़ को फॉलो करती है, अभी हम देखेंगे क्या होती है डिटेल में। ठीक है, ये एक टेबल है जिसमें आपका सारा आ जाएगा कि कौन कौन सी डिजीज होती हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर दैट फॉलो द मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, अभी इसको समझाऊंगी मैं। अकर ड्यू टू सिंगल जीन म्यूटेशन, होता क्यों है, किसी भी जीन में म्यूटेशन के कारण। ये जो मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है वो जीन में कोई चेंजेस हो जाते हैं। इसके बाद मैं म्यूटेशन चैप्टर पढ़ाऊंगी, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि जीन में म्यूटेशन क्यों और कैसे होता है। ठीक है, और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या होता है, क्रोमोसोम्स के नंबर में या क्रोमोसोम्स के किसमें, स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है। ठीक है, आपने पढ़ा है एनाफेज 1 में क्या होता है, क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये किसका आपका एक्सेप्शन है, ये है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट जो कि मेंडल ने दिया था, जिसे हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। ये एक्सेप्शन है उसका, यानी कि यहाँ पे एन्यूप्लॉइडी हो जाती है। एनाफेज 1 में क्या होता है, यहाँ पे एनाफेज 1 में, मेयोसिस के एनाफेज 1 में क्या होता है, यहाँ पे नॉन डिसजंक्शन हो जाता है। जो क्रोमोसोम अलग होते हैं वहाँ पे कहीं में एक में एक्स्ट्रा चला जाता है, कहीं एक में कम चला जाता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं नॉन डिसजंक्शन, और इसी को हम कह सकते हैं एन्यूप्लॉइडी। ठीक है, +1 या -1 होता है, +4 या +3 नहीं होता, उसको हम पॉलीप्लॉइडी कहते हैं, वो ह्यूमन में देखने को नहीं मिलता है। क्लियर है ये बात? ठीक है, आज हम जो डिटेल पढ़ेंगे वो मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्रोमोसोमल क्या होता है, ड्यू टू द क्रोमोसोम्स। ठीक, इसमें क्या होता है, जब ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का एक्सेप्शन है जो कि मेंडल ने दिया था। जब एनाफेज 1 में क्या होता है, मियोसिस याद करो, एनाफेज 1 में क्या होता है, क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग अलग पोल में चले जाते हैं, तो वहाँ पे नॉन डिसजंक्शन हो जाता है क्रोमोसोम्स का, किसी में एक ज़्यादा चला जाता है, किसी में एक कम चला जाता है। ठीक है, जिसे हम एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। ये जनरली आप लोगों ने सिंड्रोम्स पढ़े होंगे, पटाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तो उसके रीजंस ये एन्यूप्लॉइडी या एनाफेज 1 में नॉन डिसजंक्शन के कारण ही
ये सिंड्रोम्स होते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ द मेंडेलियन डिसऑर्डर। क्लियर? मेंडेलियन डिसऑर्डर को भी ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड सेक्स लिंक्ड में डिवाइड किया गया है। इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। आज का इसका काम नहीं है क्योंकि ठीक ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट और सेक्स लिंक्ड में, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जो डिजीज होती हैं हमारी वो कैसी होती हैं, जेनेटिक जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो ऑटोसोमल रिसेसिव्स होते हैं, ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेंट और सेक्स लिंक्ड। क्लियर? सेक्स लिंक्ड में एक्स लिंक्ड भी हो सकते हैं और वाई लिंक्ड भी हो सकते हैं, लेकिन जो हमें स्टडी करनी है वो एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम, एक्स लिंक्ड जीन से रिलेटेड करनी है, जिसका एग्जाम्पल क्या है आपका कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया, ठीक है। तो हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव में जो आपको एग्जाम्पल देखने हैं जनरली दैट इज द सिकल सेल एनीमिया, पीकेयू, फिनाइल कीटोयूरिया, ठीक है, थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एल्केप्टोयूरिया, एल्बिनिज्म, टे-सैक्सी डिजीज, गाउचर्स डिजीज, गैलेक्टोसीमिया एंड फिलाडेल्फिया। जो हमें डिटेल में जो आपके एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं वो ये 4 हैं, ठीक है। इनके बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेंगे कि ये होता क्यों है। तो लेट्स स्टार्ट विद द ऑटोसोमल रिसेसिव। सबसे पहले जानते हैं कि ऑटोसोमल रिसेसिव और ऑटोसोमल डोमिनेंट होता क्या है, ठीक है। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में, ठीक है, इसको 3 में डिवाइड किया है, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड सेक्स लिंक्ड। देखो मान लो ये कोई डीएनए है, ठीक है। हमें पता है जो हमारे जीन्स होते हैं वो पेयर्स में होते हैं क्योंकि क्रोमोसोम्स भी पेयर्स में होते हैं, ठीक है। मान लो ये कोई ए पर्सन है, ये कोई बी पर्सन है, ये कोई सी पर्सन है। क्लियर? जो ए पर्सन है, ठीक है, ये कैसा है, नॉर्मल है। इसमें जो डीएनए है वो नॉर्मल प्रेजेंट है, कोई उसमें चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। जो बी पर्सन है उसमें क्या है, एक सिंगल डीएनए में, जीन में क्या हुआ है, सिंगल जीन म्यूटेशन हुआ है। तो होता क्या है, देखो डीएनए का काम क्या होता है, जनरली एमआरए बनाना, एमआरएनए से प्रोटीन बनाना। तो यहाँ पे नॉर्मल पर्सन में क्या होगा, जो प्रोटीन फॉर्मेशन होगा जो किसी पर्टिकुलर फंक्शन को करेगा, तो यहाँ पे जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, नॉर्मल होगा। तो सारे फंक्शन आपके प्रॉपर तरह से काम करेंगे। सिंगल जीन म्यूटेशन में क्या होगा, ये वाला पेयर का जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, जो जीन यहाँ प्रेजेंट है वो तो नॉर्मल प्रोटीन बनाएगा, ठीक। और जो जीन म्यूटेशन हुआ है वो हो सकता है कैसा हो, वो हो सकता है प्रोटीन को ना बनाए या एबनॉर्मल प्रोटीन बनाए, ठीक है। लेकिन इससे जो पर्सन का है वो काम चल सकता है क्योंकि क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंगल जीन म्यूटेशन में हो रहा है, ठीक है। और
अगर एक एलील काम कर रहा है उसका, तो यानी कि वो सरवाइव कर सकता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसके दोनों जीन्स में, ठीक है, म्यूटेशन हो जाए, दोनों जीन्स में अगर म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा, नॉर्मल प्रोटीन फॉर्म नहीं होगी, नो प्रोटीन फॉर्मेशन होगी भी तो एबनॉर्मल होगी। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे इसमें एबनॉर्मल जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है वो क्या होगा, इससे पर्सन सरवाइव नहीं कर सकता, ये ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज करेगी। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे कहा गया है कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है या ऑटोसोमल डोमिनेंट है। जो इन नेचर में बात करें तो मोस्ट ऑफ द डिजीज़ ऑटोसोमल रिसेसिव होती हैं, यानी कि उनके सिंगल जीन में म्यूटेशन होता है। ठीक है, ये डिजीज़ कॉज करती हैं जहाँ पे एबनॉर्मलिटीज़ देखने को हमें मिलती है। और जो आपका ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, यानी कि डोमिनेंट मतलब दोनों पूरा डीएनए पूरा उसका जीन इफ़ेक्ट करे, तो वो डोमिनेंट होता है। वो ऐसी डिजीज़ हमें बहुत कम देखने को मिलती हैं, अगर होती भी हैं तो उसमें पर्सन बिल्कुल भी सरवाइव नहीं करता है। क्लियर? तो आज हम पढ़ेंगे ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ेस के बारे में, जिसमें हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं सिकल सेल एनीमिया। अब हम देखते हैं फर्स्ट इसकी डिजीज़, दैट इज़ द सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो हमारे आरबीसीज होती हैं उनका शेप चेंज हो जाता है, जिसके कारण हम इस डिज़ीज़ को सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। ध्यान से देखना होता क्या है, ये क्रोमोसोम्स है, ठीक है, यहाँ पे कोई जीन है, ये क्रोमोसोम्स नंबर 11 में होता है ऐसा। ठीक है, 11 में ऐसा होता है। ये कौन सा जीन होता है, HBB जीन होता है। ठीक, जो क्रोमोसोम्स नंबर 11 में HBB जीन होता है, ये आपका फॉर्म करता है बीटा सब यूनिट्स को। क्लियर? बीटा, देखो पहले हम हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा होता है। ये आयरन है, ठीक, जिसे हम हीम कहते हैं। हीमोग्लोबिन कैसे लिखते हैं, हीमोग्लोबिन। अगर हम इसको डिवाइड करें तो हीम प्लस ग्लोबिन, तो ये हीम हो गया। इसमें क्या होता है, 2 अल्फा चेन प्रेजेंट होती हैं, अल्फा ग्लोबुलिन चेन होती हैं, और 2 होती हैं आपकी बीटा की। ठीक, 2 होती हैं बीटा ग्लोबुलिन चेन। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, ये आयरन हो गया। 4 आयंस होते हैं आयरन के, और ये आपका ग्लोबुलिन चेन हो गई। तो जो हमारा क्रोमोसोम्स 11 में HBB जीन होता है, वो फॉर्म करता है बीटा सब यूनिट ऑफ ग्लोबुलिन्स को। ठीक है, इसको फॉर्म करता है। ठीक, होता क्या है, जब इस HBB जीन में, ठीक है, इस HBB जीन में क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है। ठीक, इस HBB जीन में म्यूटेशन हो जाता है तो क्या होता है, ये क्या है, ग्लोबुलिन क्या है, ये क्या है, ये प्रोटीन चेन तो होती हैं। ठीक है, ये ग्लोबुलिन बीटा चेन क्या है, ये प्रोटीन होती है, प्रोटीन की चेन होती है। तो होता क्या है, जो इसमें यहाँ पे तो प्रोटीन की चेन जो होती है, अमीनो एसिड से क्या है, प्रोटीन कैसे बनता है, अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। तो यहाँ पे जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, लेकिन जब इसमें म्यूटेशन हो जाता है, चेंज हो जाता है, अब आप कहोगे म्यूटेशन कैसे होता है, तो ये म्यूटेशन यूवी रेस के कारण उनके जीन्स को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये डिजीज़ आगे ट्रांसफ़र होती रहती हैं, इसीलिए इनको जेनेटिक डिसऑर्डर किया गया है। तो यूवी रेस में अगर यूवी रेस या कोई इन्फेक्शन हो जाए, किसी की वजह से उनके जीन में ट्रांसफरिंग हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, चेंज हो जाए, तो क्या होता है,
जो आपका ग्लोबुलिन चेन है, ठीक है, जो आपकी नॉर्मल ग्लोबुलिन चेन है, प्रोटीन चेन है ये, ठीक, उसकी जो 6th अमीनो 1 2 3 4 5 6 जो 6 है ये क्या बनाता है, ग्लूटामिक अमीनो एसिड बनाता है, ठीक, ग्लूटामिक बनाता है, ग्लूटामिक अमीनो एसिड बनाता है। लेकिन जब इस HBB जीन में म्यूटेशन हो जाता है तो इसका जो 6 नंबर का क्रोमोसोम जो 6 नंबर का जो अमीनो एसिड है वो ग्लूटामिक ना बना के क्या बनाता है, वलाइन बनाता है। क्लियर? फिर से देखो, सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, एक क्रोमोसोम्स नंबर पे एक जीन प्रेजेंट होता है HBB, वो जो जीन होता है वो बीटा सब यूनिट ऑफ ग्लोबुलिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि प्रोटीन चेन होती है। प्रोटीन क्या होती है, प्रोटीन पॉलीमर है आपका, ठीक है, और उसकी मोनोमर्स यूनिट अगर हम कहें तो अमीनो एसिड्स है। अमीनो एसिड्स की जो चेन में 6 नंबर का अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड होता है वो चेंज हो जाता है वलाइन में, ठीक। जो ग्लूटामिक एसिड, अभी आप मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस पढ़ोगे, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे जो ग्लूटामिक एसिड होता है वो कोड करता है GAG, और यहाँ पे कोडिंग चेंज होके हो जाती है GUG। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सिकल सेल एनीमिया में mRNA में क्या चेंजेस आते हैं। तो जनरली होता क्या है, देखो जीन क्या है, कुछ नहीं, DNA तो है, और DNA क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन करके mRNA बनाता है। एक चीज़ और समझ लो, ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। DNA है यानी कि जीन है, ये चेंज करके क्या बनाता है, mRNA बनाता है, ठीक। और mRNA क्या होता है, ये प्रोटीन बना देता है ट्रांसलेशन करने के बाद। तो जो mRNA है, ठीक, यहाँ पे नॉर्मल mRNA जो था ये कोड कर रहा था GAG को, वहाँ पे अगर इस DNA में म्यूटेशन हो गया तो वो अब कोड करेगा GUG को, ठीक, जो कि वेलाइन के लिए कोड होता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, हीमोग्लोबिन, ठीक, ये बात इतनी समझ में आ गई, इसको मैं रफ कर देती हूँ, ठीक। तो होता क्या है, जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है उसको हम इस टाइप से लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, नॉर्मल हीमोग्लोबिन में ये RBC है, ठीक, इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है ना। RBCs क्या होती, कुछ नहीं होती, हीमोग्लोबिन का बैग होता है, ठीक। तो इसके अंदर नॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, ये आपका हीमोग्लोबिन है, ये RBC का स्ट्रक्चर है जो कि ओवल शेप्ड होता है। तो जब यहाँ पे HBB में म्यूटेशन होता है तो क्या होता है, यहाँ पे ये नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन है, ठीक, उनमें क्या होता है, कुछ हीमोग्लोबिन पास आ जाती है इस टाइप से, ठीक है, इसको हम कोड कर देते हैं HBS से, ठीक। जब इसमें म्यूटेशन होता है तो जो हीमोग्लोबिन का बैग होते हैं वो दूर दूर रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, हीमोग्लोबिन में कुछ एकदम चिपक जाते हैं, थिकनेस हो जाती है, ठीक है, इसे हम कहते हैं सिकल सेल, ठीक। सिकल सेल अभी बना नहीं है, शेप बनाने लगता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, जब ऑक्सीजन स्ट्रेस होता है या ऑक्सीजन टेंशन होती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो ये RBCs में जो हीमोग्लोबिन होता है, ठीक, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बना लेता है, इसे हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया, ठीक। ये जनरली नॉर्मल केसेस में क्या होगा, नॉर्मल केसेस में पर्सन सरवाइव करेगा, जहाँ ऑक्सीजन की कमी हो गई तो पर्सन को सिकल सेल, जो उसकी RBCs होंगी वो सिकल शेप्ड हो जाएंगी, उसको फटीग महसूस होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। सबसे बड़ा कारण क्या होता है, जब RBCs सिकल शेप्ड हो जाती हैं, ठीक, क्योंकि इसमें थिकनिंग हो गई, हीमोग्लोबिन जो कहते हैं थिक हो जाता है ब्लड, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या होगा, जो सिकल
सेल शेप्ड आरबीसीज हैं वो आपकी आर्टरीज, आपकी वेसल्स में, कैपिलरीज में ब्लॉकेज कर देंगी, और वो ब्लॉकेज क्या कर सकता है, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक, पैरालिसिस कॉज कर सकता है। तो इसीलिए ये डेंजरस होता है। ठीक है, ये था सिकल सेल एनीमिया के बारे में। फिर से देखो, सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, एक नॉर्मल जीन जो कि क्रोमोसोम्स नंबर 11 में प्रेजेंट होता है, जो कि एक प्रोटीन बनाता है, बीटा ग्लोबुलिन बनाता है, उसके अमीनो 6 नंबर के अमीनो एसिड जो कि ग्लूटामिक एसिड के लिए कोड करता है, वो अगर उसमें म्यूटेशन होता है तो वो चेंज हो जाता है वेलाइन में, जिससे कि कुछ हीमोग्लोबिन्स थिक हो जाती हैं। ठीक, और ऑक्सीजन की टेंशन में आके ये आरबीसीज अपना शेप चेंज कर लेती हैं और सिकल शेप्ड की हो जाती हैं। सिकल शेप क्यों डेंजरस होता है, क्योंकि ये ब्लॉकेज करती हैं आर्टरीज में, वेन्स में। क्लियर? नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट डिजीज, थैलेसीमिया। इतना क्लियर हो गया होगा? अब यहाँ बात करते हैं हम नेक्स्ट डिजीज, दैट इज थैलेसीमिया। ठीक, सिकल्स, एक चीज और कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया में मेजरली डिफरेंस क्या होता है। देखो, जो सिकल सेल एनीमिया होता है, ठीक, इसमें क्या होता है, आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है। ठीक, आरबीसी का जो है शेप चेंज हो जाता है ऑक्सीजन की टेंशन में, लेकिन जो अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन होता है, ठीक, अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन जो होता है वो सेम होता है। तो ये किस टाइप का है, ये क्वालिटेटिव हो गया, यानी कि आरबीसी की क्वालिटी को चेंज कर रहा है, शेप को चेंज कर रहा है। लेकिन थैलेसीमिया क्या है, दिस इज द क्वांटिटेटिव डिजीज, क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है। यहाँ पे हीमोग्लोबिन का जो अमाउंट होगा उसमें डिफेक्ट आता है, उसमें कमी आ जाती है। थैलेसीमिया में 2 टाइप्स का होता है, अल्फा थैलेसीमिया ठीक, और बीटा थैलेसीमिया। देखो, थैलेसीमिया में अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, तो होता क्या है, ये भी 2 कारणों से होता है, इसीलिए इसको अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया कहते हैं। यानी कि 2 क्रोमोसोम्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक पर्टिकुलर थैलेसीमिया के लिए। इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम हो जाता है। अमाउंट कैसे कम होगा, या तो आपका अल्फा चेन नहीं बनेगी या फिर बीटा चेन नहीं बनेगी। तो इसमें जो क्या होता है, इस क्रोमोसोम्स नंबर 16 है, ठीक, ये क्रोमोसोम्स नंबर 16 के लिए होता है, और जो बीटा होता है वो क्रोमोसोम्स नंबर आपका 11 में होता है। ठीक, यहाँ पे जो जीन प्रेजेंट होता है, यहाँ पे बीटा सब यूनिट्स, ठीक, बीटा सब यूनिट्स ऑफ ग्लोबुलिन, और यहाँ पे अल्फा सब यूनिट्स। मतलब कहने का क्या है, देखो यहाँ पे कोई जीन प्रेजेंट है मान लो, ठीक, अल्फा थैलेसीमिया, यहाँ पे पहले होता क्या है, ये क्वांटिटी हीमोग्लोबिन की कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी क्यों कम होगी, या तो अल्फा सब यूनिट उसकी कम बनेगी, ठीक, जो आयरन है, आयरन में जो अल्फा और प्रोटीन चेन है और बीटा प्रोटीन चेन है, ग्लोबुलिन चेन है, वो कम अमाउंट में बने, तो इसलिए ये कॉज हो जाता है। तो यहाँ पे होता क्या है, जो अल्फा थैलेसीमिया में क्रोमोसोम्स नंबर 16 जो कि जो जीन यहाँ पे प्रेजेंट होता है वो बनाता है हमारा अल्फा ग्लोबुलिन चेन, अल्फा ग्लोबुलिन बनाता है, ठीक है, अल्फा ग्लोबुलिन प्रोटीन बनाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, वो म्यूटेशन के कारण उसका अमाउंट अल्फा सब यूनिट्स का कम हो जाता है, ठीक। और अगर क्रोमोसोम्स नंबर 11 में
11 में जीन्स प्रेजेंट है उसमें कोई म्यूटेशन होता है तो वो बीटा ग्लोबुलिन चेन को इफेक्ट करेगी, तब भी आपका हीमोग्लोबिन कम बनेगा। ठीक है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के लिए हमें दोनों चीज़ चाहिए, अल्फ़ा भी चाहिए बीटा भी चाहिए। कोई एक चीज़ कम हो जाए, अगर कम होता है आपका अल्फ़ा सब यूनिट ऑफ ग्लोबुलिन तो वो क्रोमोसोम नंबर 16 में प्रेजेंट जीन के कारण होता है। अगर 11 बीटा सब यूनिट हो रहा है तो क्रोमोसोम नंबर 11 में प्रेजेंट जीन के कारण होगा। क्लियर है? इसकी ट्रिक क्या है? छोला का बिल। ठीक, छोला मतलब देखो ये छोला मीन्स 16। ठीक, ए अल्फा मान लो, बिल में बिल, ठीक, बी में 11 नंबर क्रोमोसोम्स में। ये इसकी सिंपल ट्रिक है चोला का बिल, यानी कि चोला या छोला जो भी बोलना चाहो। ठीक है, चोला मीन्स 16 हो गया, ए आ रहा है तो अल्फा, बिल में बीटा, बीटा 11 है तो बिल LL। क्लियर है? आप अपनी कोई भी ट्रिक बना सकते हो, ये मेरी ही ट्रिक थी, छोला का बिल, यानी कि छोला, छोला मतलब 16। ठीक है, ए, बिल बी आ रहा है और LL आ रहा है जिसको 11 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट डिजीज में, दैट इज द फिनाइल कीटोयूरिया। अब हम आ जाते हैं थर्ड डिजीज, दैट इज द फिनाइल कीटोन यूरिया। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म कहते हैं PKU। ये क्यों होता है? ये PAH जीन में म्यूटेशन के कारण होता है। देखो होता क्या है, जो एक फिनाइल एलानीन है, ये मैंने आपको प्लियोट्रॉफी में भी पढ़ाया हुआ है ना, प्लियोट्रॉफी में पढ़ाया हुआ है, जहाँ पे एक जीन जो है कई चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो नॉर्मल जो फिनाइल एलानीन है, ठीक, जो ये PH जीन है वो एक तरह की प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन से क्या होता है, एंजाइम्स बनते हैं, कोड करता है उसके लिए। तो वो जो होता है एंजाइम, दैट इज अ फिनाइल एलानीन हाइड्रोलेज। ठीक, फिनाइल एलानीन, in the presence of the phenylalanine hydrolase, that it's convert into the tyrosine। ठीक, जो PH जीन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इस एंजाइम को बनाने के लिए। क्योंकि होता क्या, देखो आपका जीन यानी कि DNA से RNA बनेगा, RNA से प्रोटीन बनेगा, और प्रोटीन आगे कोई एंजाइम की तरह भी काम कर सकती है। तो ये बना रहा है फिनाइल एलानीन हाइड्रोलेज एंजाइम, ठीक, जो कि फिनाइल एलानीन को चेंज करता है टायरोसिन। और जो ये टायरोसिन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर दिस प्रिकर्सर और द सिक्रीशन ऑफ द मेलानिन पिगमेंट। ठीक, थायराइड हार्मोन, T3 T4 हार्मोन जिसे जो आते हैं इसमें। ठीक है, एड्रेनालिन हार्मोन, ये मैंने आपको डिटेल में ऑलरेडी प्लियोट्रॉपी में पढ़ाया हुआ है, और डोपामाइन के लिए। ठीक, जो टायरोसिन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मेलानिन, थायराइड हार्मोन, एड्रेनालिन और डोपामाइन को। तो होता क्या है, इस PH जीन में म्यूटेशन हो जाता है। ठीक, इस PH जीन में म्यूटेशन के कारण क्या होगा, जो ये फिनाइल एलानीन होगा वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा, और इसकी एक्सेस अमाउंट हो जाती है। ठीक, और किसी भी चीज़ की जब एक्सेस अमाउंट हो जाती है बॉडी में तो डेफिनेटली वो डिजीज़ कॉज करती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्बिनिज्म हो जाएगा, मेलानिन पिगमेंट ही नहीं बन रहा है तो क्या होगा, हमारा विजन में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, स्किन कलर डिकलरेशन हो जाएगा। ठीक, क्या होता है, डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। थायराइड है, ग्रोथ को भी करेगा इफेक्ट। ठीक, डोपामाइन है, आप हैप्पी फील नहीं करोगे, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी। क्लियर?
तो ये हो गया आपका फिनाइल कीटोन यूरिया या फिनाइल कीटो यूरिया, किसी भी नाम से आप इसको कह सकते हो। इसमें फिर से देख लो क्या होता है, फिनाइल एलानीन जो कि आपका एरोमेटिक अमीनो एसिड होता है, वो पीएच जीन हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट होता है वो फिनाइल एलानीन हाइड्रोलेज एंजाइम बनाता है जो कि फिनाइल एलानीन को चेंज कर देता है टायरोसिन में। ये टायरोसिन बॉडी के अंदर प्रिकर्सर होता है मेलानिन के लिए, थायराइड के लिए, एड्रेनालिन के लिए, डोपामाइन के लिए। एक्सेस में क्या होता है, इस पीएच जीन में अगर म्यूटेशन हो जाएगी तो फिनाइल एलानीन आपका टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा, इसका एक्सेस अमाउंट हो जाएगा जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी, ग्रोथ नहीं होगी आपकी प्रॉपर तरह से, डिस्कलरेशन हो जाएगा, हेयर वाइट हो जाएंगे, पूरी स्किन वाइटिश हो जाएगी। तो ये था फिनाइल कीटोन यूरिया के बारे में। और जो इससे क्रॉसिंग रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे कि अगर एक कपल में जो लेडीज़ को वो सिकल सेल एनीमिया है, अगर वो नॉर्मल पर्सन से शादी करती है तो उसकी प्रोजेनी में क्या डिफेक्ट होगा, प्रोजेनी में कितने % चांसेस हैं कि उनको डिजीज़ होगा। तो ये सारी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस सेशन में करेंगे। क्लियर, यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं अपना। ठीक, अब आ जाते हैं हम सिस्टिक फाइब्रोसिस पे। सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है दैट अफेक्ट्स द सेल दैट सिक्रीट्स म्यूकस। ठीक है, म्यूकस, स्वेट और डाइजेस्टिव जूस। ठीक, इन चीज़ों को सिक्रीट करने वाली सेल को इफेक्ट करता है। ठीक है, जो बस हम इसमें जनरल जान लेंगे कि क्यों होता है, बाकी डिटेल इसका नहीं पूछा जाता। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि ये किस टाइप की डिजीज़ है, मेंडेलियन में आती हैं या क्रोमोसोमल में आती हैं, ऑटोसोमल रेसेसिव में आती हैं या ऑटोसोमल डोमिनेंट में आती है या सेक्स लिंक में आती है। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको नाम याद होना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे हल्का सा इंट्रो दे दूंगी। सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है, म्यूकस, स्वेट और डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करने वाली जो सेल्स होती हैं वो इफेक्ट होती हैं, जिससे हमें बाद में क्या होता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है। ठीक है, और फूड का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो इन टाइप की चीज़ों की हमें प्रॉब्लम होती है। हमारे पास जो डिजीज़ अब बची हैं वो है गैलेक्टोसीमिया, टैकीसेकी डिजीज़ एंड गाउचर्स डिजीज़, एल्बिनिज्म एंड फिलाडेल्फिया। एक एक करके हम जनरल हल्का सा इंट्रो देख लेते हैं कि होता क्या है। देखो, गैलेक्टोसीमिया नाम से पता चल रहा है गैलेक्टोज से रिलेटेड होगा। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी बॉडी में गैलेक्टोज होता है, ठीक है, वो क्या होता है, कन्वर्ट नहीं हो पाता है ग्लूकोज में। क्लियर, ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो ग्रोथ नहीं होगी, आपका मेंटल रिटार्डेशन होगी, डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा, एनर्जी नहीं मिलेगी, फटीग जैसे सिम्टम्स आएंगे। देखो, गैलेक्टोज क्या होता है, जनरली ये शुगर होता है ना, जो कि हमें डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है और मदर मिल्क से भी मिलता है। ठीक है, जो इन्फेंट्स होते हैं मदर मिल्क लेते हैं उसमें भी गैलेक्टोज शुगर प्रेजेंट हो जाता है, जो बच्चों का खाना होता है जिससे बच्चों को एनर्जी मिलती है। एनर्जी कब मिलती है, जब गैलेक्टोज हमारा चेंज होता है ग्लूकोज में। अब यहाँ पे गैलेक्टोज जो आपका ग्लूकोज में चेंज ही नहीं हो पाएगा तो दैट विल कॉज डेफिनेटली अ प्रॉब्लम। तो ये भी एक जीन के कारण होता है। ठीक है, टैकीसेकी डिजीज़ में क्या होता है, टे सेक्स डिजीज़ में जो एक एंजाइम होता है, ये क्या है, एंजाइम है, ये एब्सेंट होता है। ठीक है, जो एक पर्टिकुलर जीन होता है, अब इतना आप नहीं याद कर सकते कि इस क्रोमोसोम्स में ये जीन है वो जीन है, तो आप जनरल याद कर लो कि टे सेक्स डिजीज़ में क्या होता है, टैकीसेकी भी कहते हैं इसे। ठीक है, जो हेक्सोएमिनिडेज एंजाइम होता है जो कि ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, जब उसका अब इस एंजाइम का जब प्रोडक्शन नहीं होगा बॉडी के अंदर उस पर्टिकुलर जीन में म्यूटेशन के कारण, तो क्या होगा, तो हमारे अंदर जो फैटी एसिड का क्या हो जाएगा, डिपोजिशन होने लग जाएगा। क्लियर, क्या डिपोजिशन होगा तो क्या होगा, जो हमारे नर्व सेल्स हैं, स्पाइनल कॉर्ड्स हैं, उनमें इफ़ेक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो जनरली होता है वो हमारी नर्व सेल्स
और स्पाइनल कॉर्ड में इफेक्ट आता है। ठीक है, जो मेन हमारी नर्व सेल्स है जो सिग्नल पहुंचाती है, जब यही काम नहीं करेगा प्रॉपर, तो कैसे आप सरवाइव कर सकते हो। ये आपको देखने को मिल जाता है स्टार्टिंग में 6 मंथ से शो होना, इसके सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं। और इसके जो बेबीज होते हैं वो 3 इयर्स से ज़्यादा नहीं बच पाते हैं। क्लियर। गाउचर्स डिजीज में क्या होता है, गाउचर्स डिजीज में एक एंजाइम होता है आपका, ठीक, सेम होता है ये, लेकिन इसके लिए अलग अलग जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अलग अलग एंजाइम होते हैं दोनों का। इसका भी यही काम है, ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड करना, लेकिन ये जो होता है कॉज करता है प्रॉब्लम हमारे लीवर और स्प्लीन में। ठीक है, इसके लिए दूसरा जीन रिस्पॉन्सिबल होगा, और ये जो है ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज एंजाइम के कारण होता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर जीन में ये ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज एंजाइम नहीं बन पाता, जिससे फैटी एसिड बिल्डअप होने लगता है आपके लीवर और स्प्लीन में। ठीक है, तो यहाँ भी सेम प्रॉब्लम कॉज हो जाएगी, आपकी बॉडी ग्रोथ नहीं करेगी, डाइजेशन अच्छा नहीं होगा, लीवर खराब होगा, तो आप कुछ खाओगे तो एंजाइम उसका डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रीशन प्रॉपरली नहीं होगा, तो आप डेफिनेटली सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ठीक है, एल्बिनिज्म ये भी हम पढ़ चुके हैं पिछले की क्लासेस में। एल्बिनिज्म कैसे कॉज होता है, मेलानिन पिगमेंट यहाँ पे नहीं बनता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स में। ठीक है, कि फिलाडेल्फिया में क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स नंबर 9 है। ठीक है, और ये क्रोमोसोम्स नंबर 22 है। यहाँ पे जीन प्रेजेंट होता है ABI जीन, इसका नाम आप याद करो नहीं करो, बस इतना याद रखना कि क्रोमोसोम्स नंबर 9 में प्रेजेंट जीन और क्रोमोसोम्स नंबर 22 में प्रेजेंट जीन ये होता है BCR जीन। इनमें एक्सचेंज हो जाता है, होता क्या है, म्यूटेशन। ठीक है, जब इनमें म्यूटेशन होता है तो इनमें ABI जीन यहाँ पहुँच जाता है और BCI जीन यहाँ आ जाता है। तो इनके जीन के रिप्लेसमेंट के कारण, जीन का प्लेस चेंज होने के कारण फिलाडेल्फिया डिजीज होती है। क्लियर, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये भी जीन के म्यूटेशन के कारण हो रही है। ऑटोसोमल, ये जितनी भी डिजीज मैंने बताई हैं सारी ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज में सिर्फ एक एग्जाम्पल है, दैट इज मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, वो आपको नहीं पढ़नी है। उसमें क्या होता है, मसल्स हमारी प्रॉपर काम नहीं करती हैं। ठीक, वो आपसे नहीं पूछा जाएगा। मेनली हमारी ये डिजीजेस थी इम्पोर्टेंट जो थी। और जो फिलाडेल्फिया में जो ये एक्सचेंज ऑफ जीन हो रहे हैं, यही रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑन्कोजीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कैंसर कॉज करता है। ठीक है, ऑन्कोजीन इसी को कहते हैं, और यही आपका कैंसर कॉज करता है। ठीक, एक चीज़ और, जो हमारी थैलेसीमिया है वहाँ पे हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम बनता है। ठीक है, तो इसमें अगर बच्चे को सरवाइव करना है, क्योंकि देखो जो नॉर्मल हमारी RBCs का लाइफ साइकिल होता है वो कितना होता है, 120 डेज होता है, लेकिन जब सिकल शेप्ड हो जाती है हमारी RBC, ठीक, तो उनका जो लाइफ टाइम होता है वो 12 या 15 डेज ही रह जाता है। तो इसमें क्या होता है, जिस पर्सन को थैलेसीमिया होता है उसको जो उनको ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, तो उनको 15 डेज में ब्लड को क्या करना पड़ता है, चढ़ाना पड़ता है उनकी बॉडी में। सॉरी, यहाँ तो सिकल शेप नहीं बनता है, नॉर्मल RBCs रहती हैं, लेकिन होता क्या है, हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम हो जाता है ना। तो उनमें 15 डेज में एक अभी केसेस ऐसे ही हुआ था, तो उसमें क्या था, एक बच्ची को थैलेसीमिया था। ठीक है, तो 7 इयर्स तक उसने ऐसे ही सरवाइव किया कि उसके जो पेरेंट्स थे 15 डेज में उसको ब्लड चढ़ाते थे। ठीक है, उसका एकमात्र इलाज क्या था, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। ठीक, उस बोन मैरो उन्हीं के पेरेंट्स के किसी दूसरे बच्चे का अगर उस बच्चे में बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो ये डिजीज़ को ट्रीट किया जा सकता है। क्लियर, तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने देखा ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़।
ठीक है, जो कि हमारा मेंडेलियन डिसऑर्डर में आता था, जो कि जीन के म्यूटेशन के कारण होता था, एक पर्टिकुलर जीन में म्यूटेशन हो रहा है इस कारण होता था। और ये सारे जो डिजीज़ हमने देखी हैं वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ हैं। कल हम देखेंगे सेक्स लिंक डिजीज़ के बारे में, जो कि मेंडेलियन डिसऑर्डर से ही रिलेटेड है। एक्स लिंक में आती हैं आपकी कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया। वाई लिंक क्रोमोसोम्स में जो डिजीज़ होती हैं वो पूछी नहीं जाती हैं, ठीक है। एक आध एग्जाम्पल है उसका, हाइपरट्रॉपी वगैरह, तो उसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल नहीं देखेंगे, एक जनरल इंट्रो देख लेंगे। डिटेल स्टडी हम देखेंगे कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड प्लेलिस्ट आपकी डिस्क्रिप्शन में दिया है, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। जो भी स्टूडेंट्स जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम ग्रुप से, वो उनका वेलकम है। क्लियर? थैंक यू।